हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फायरमैन इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में। आप किसी भी कंपनी में फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो में हर एक इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी से चालू करते हैं। तो पहला तो है, आपको फायर ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो फायर ट्रायंगल क्या है, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलो चालू करते हैं। फायर ट्रायंगल में मेन 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट। तो ये तीनों को मिला के ही फायर ट्रायंगल बनता है और जिससे आग लग सकती है। ठीक है। तो फिर आपको क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो आग किसे कहते हैं और यह कैसी लगती है। ठीक है। तो आप बता सकते हो, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तीनों चीजों को मिलने से होती है। तो इसमें तो 3 कंपोनेंट जो फायर ट्रायंगल के हैं वो आएंगे, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो इन तीनों को मिलाकर फायर ट्रायंगल बनाया जाता है। इनमें से एक भी कंपोनेंट निकाला गया तो आग बुझ जाती है। ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। मेन तो अपना फायरमैन जो रहता है उसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो सिलेंडर दिया हुआ है, तो ये स्काबा का सिलेंडर है, यानी कि सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, जो अपने बी ए सेट बोलते हैं। तो उसका ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है। फिर इसको, ये जो हाथ में पड़ा है ये होस पाइप रहता है। ठीक है। फिर इसको हैंड कंट्रोल नोजल बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया फायरमैन हेलमेट। फिर ये पूरा फायर सूट। तो ये हो गया उसके गियर, सेफ्टी गियर। तो फिर चलो आपको पूछा जा सकता है तो सवाल वो क्या है, देखते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखते समय आग अलग अलग सामग्री में लगती है, इसलिए बुझाने बुझाने के लिए तरीके भी अलग अलग होते हैं। इसे अलग अलग क्लासेस में बांटा गया हुआ है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। ठीक है। तो क्लास ए ठोस पदार्थों के लिए, जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया। तो ये क्लास ए में कैटेगराइज किया गया हुआ है। ठीक है। तो क्लास बी में क्या आता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड फायर। ठीक है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये क्लास बी में आता है। तो क्लास सी को गैसेस फायर बोलते हैं, यानी कि गैसों में लगने वाली आग, जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। तो ये क्लास सी में कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो क्लास डी में क्या आता है, तो मेटल फायर, जैसे कि धातु से लगने वाली आग, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। तो किसी भी मेटल के फायर को ये कैटेगराइज क्लास डी में किया गया हुआ है। तो क्लास ई क्या है, देखते हैं। क्लास ई यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी अप्लायंसेस में फायर कैच होती है, तो ये क्लास ई में कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो क्लास एफ क्या है, तो क्लास एफ यानी कि किचन फायर, जो किचन में आग लगती है वो क्लास एफ में कंसीडर किया गया हुआ है। तो चलो आगे देखते हैं। अब अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो स्काबा के बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्काबा क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन कैसा रहता है, उसका क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। तो ये आपको स्काबा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फायरमैन का सबसे इम्पोर्टेंट जो गियर, सेफ्टी गियर है, या फिर उसका जो इक्विपमेंट है वो स्काबा है। तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो आपको पूछा जा सकता है स्काबा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो स्काबा का फुल फॉर्म सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, ये स्काबा का फुल फॉर्म है। तो स्काबा क्यों यूज करते हैं, अगर फायरमैन किसी भी आग को बुझाने के लिए किसी प्रेमाइसिस में जाता है, या फिर कंपनी में जाता है, जिधर भी आग लगी हुई है, तो उधर जाता है, तो आग की वजह से टॉक्सिक जहरीली गैस तैयार होती है। तो इससे फायरमैन को खतरा हो सकता है, वो मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर वो बेहोश भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ना हो इसीलिए स्काबा का यूज किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर जो रहता है उसके थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है, तो वो लेके अपन स्काबा लेके अपन फायर फाइट
करने के लिए जा सकते हैं। तो इस स्काईबा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर है। तो आगे आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तो जो मेन टाइप है, तो उसमें वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी यानी कि एबीसी, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए के लिए यानी कि लकड़ी कागज हो गया, तो इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास ए के लिए कैटेगराइज किया गया है। तो फिर आगे जाता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फिर डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में इसको क्लास ए बी सी भी बोल सकते हैं, यानी कि ये तीनों आग पे चल सकता है। ठीक है, तो क्लास CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये हो गया मेन फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है, आपको कुछ नॉलेज है क्या, उसके बारे में आप बताएं। तो एक फायर हाइड्रेंट सिस्टम एक ऐसा पानी का नेटवर्क होता है जो बड़ी बड़ी इमारतें और फैक्ट्री में आपातकालीन स्थिति में पानी की बाहरी आपूर्ति करने के लिए लगाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पंप, पानी का टैंक, पाइपलाइन, हाइड्रेंट वॉल और होज रील होते हैं। आग लगने पर फायर फाइटर पाइप और नोजल को हाइड्रेंट वॉल से जोड़कर दूर तक और उच्च दबाव के साथ पानी फेंक सकते हैं। तो ये हो गया फायर हाइड्रेंट के बारे में। तो आपको फायर हाइड्रेंट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कैसे पंप हैंडल किया जाता है, कैसे कितने टाइप के फायर पंप्स रहते हैं। ठीक है, और जो फायर हाइड्रेंट है उसको चलाने का सही तरीका पता होना चाहिए, नोजल्स के अलग अलग टाइप पता होना चाहिए आपको, किस कौन सा नोजल किसके लिए यूज किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको पूछा जा सकता है होस पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बता सकते हो कि कपलिंग का यूज किया जाता है। तो जो होस पाइप रहता है उसको मेल मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग रहता है। तो मेल कपलिंग अगर फीमेल कपलिंग में डाल दिया तो लग्स में जाके वो अटक जाता है और अपन फायर फाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है कि ब्रांच पाइप का काम क्या होता है। तो आप बता सकते हो ये एक होज पाइप आखिरी सिरे पर लगा हुआ रहता है। तो ये पानी की धार को सही दिशा और प्रेशर देने का काम करता है। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है कि फायर ब्लैंकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अब हम बता सकते हैं कि छोटे पैमाने पर तेल की आग बुझाने के लिए या किसी व्यक्ति के कपड़े की आग को ढककर बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायर ब्लैंकेट आग बुझाने के लिए एक विशेष रूप से लेपित शीशा फाइबर का कपड़ा होता है। इसका मुख्य रूप से किचन में तेल की छोटी आग पर या यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो उसको ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने के लिए किया जाता है। इसे आग के ऊपर लपेटने से ऑक्सीजन कट जाती है और आग तुरंत बुझ जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो आपको पूछा जा सकता है स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, क्या, क्योंकि आप फायरमैन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आग से सुरक्षा का एक बहुत प्रभावी साधन है जो छत पर लगाया जाता है। इसके अंदर एक कांच का बल्ब होता है जो एक निश्चित तापमान जैसे कि 68 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर टूट जाता है। बल्ब टूटते ही वॉल्व खुल जाता है और वह स्प्रिंकलर अपने आप चालू होकर उस क्षेत्र में पानी की बौछार करने लगता है जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है फायर अलार्म के बारे में पूछा जा सकता है। फायर अलार्म क्या रहता है, किसके लिए यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या टाइप के डिवाइसेस रहते हैं। ठीक है, फिर मेन क्या क्या पूछा जा सकता है कि फायर अलार्म सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर का क्या काम रहता है। ठीक है, तो पहले तो फायर अलार्म सिस्टम किसी भी इमारत में आग या धुएं को समय रहते ही पता लगाने के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए
किया जाता है। इसमें स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट्स और सायरन लगे हुए रहते हैं। जैसे कि कोई डिटेक्टर धुआं अत्यधिक गर्मी महसूस करता है तो तुरंत सायरन बजने लगता है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो स्मोक डिटेक्टर का काम क्या रहता है? अगर आग लग गई तो उससे धुआं पैदा होता है और स्मोक डिटेक्टर के जो डिवाइस है उसमें धुआं उसके चैम्बर में जाता है और उसमें जो इंफ्रारेड्स रेज रहती है तो उसको डिस्टर्ब करता है और उससे फायर का अलार्म ट्रिगर होता है और सायरन बजने लगता है और अपने को पता चलता है कि इधर फायर हो गई है। तो ये फायर अलार्म सिस्टम है। अगर स्मोक डिटेक्टर का भी कैसा रहता है, पूरा कंपनी में उसका एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। मान लो कि एबीसी सेक्शन है तो उसमें एबीसी सेक्शन में कौन सा स्मोक डिटेक्टर है तो उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई और मार्किंग किया जाता है। तो आग लगने पर उसका नंबरिंग भी फायर पैनल पे आ जाता है और कौन सा स्मोक डिटेक्टर किस सेक्शन का बज रहा है, इधर आग लग गई है तो वो भी उसमें दिखाया जाता है जो फायर पैनल रहता है उसमें। फिर आपको पूछा जा सकता है मेगाफोन का उपयोग फायर ऑपरेशन में क्यों होता है? तो आप बता सकते हो कि इमरजेंसी के दौरान तेज आवाज में निर्देश या चेतावनी देने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको वो मतलब पूछा जा सकता है कि फायर ऑडिट क्यों किया जाता है? तो फायर ऑडिट भी फायरमैन को पता रहना चाहिए। फायर ऑडिट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें कंप्लायंसेस रहते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है, तो आपको वो पूरा चीज पता रहना चाहिए। तो उसके थोड़े बारे में आप रिविजन करके जाइए। ठीक है, तो फायर ऑडिट क्यों किया जाता है? किसी भी बिल्डिंग या कारखाने में जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कमियों की जांच करने के लिए। तो किसी भी इमारत या फिर किसी भी कंपनी के अंदर जो फायर अप्लायंसेस है, फायर इक्विपमेंट है, इमरजेंसी इक्विपमेंट है, तो उसका सही तरीके से जांच किया गया हुआ है और वो सही तरीके से वर्क कर रहा है और वो जो भी अपने कंपनी में फायर के रिलेटेड कमियां है उसको पहचान कर मैनेजमेंट के सामने या फिर आपको उसका रिपोर्ट बनाने में काम में आता है। ठीक है, तो इसके लिए फायर ऑडिट रहता है। तो ये जो भी रिपोर्ट और जो एनसी यानी कि मतलब जो भी लैप्सेस है या फिर जो भी कमियां है उसको सुधारने के लिए फायर ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे हमेशा किस तरफ खुलने चाहिए? ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इमरजेंसी एग्जिट है वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए ताकि भीड़ को भागते समय आसानी से खुल जाए, क्योंकि अगर फायर लग गई तो हड़बड़ी मच जाती है और जिससे भीड़ को पता नहीं चलता कि बाहर कैसे निकलना है। तो अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तो तुरंत नहीं खुलेगा और धोखा हो सकता है, इसलिए हमेशा इमरजेंसी एग्जिट बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप बता सकते हो कि सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन है। तो इसका उपयोग दिल की धड़कन या सांस रुकने पर मरीज की जान बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आपको फायर पंप हाउस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फायर पंप हाउस में कितने रुक के पंप रहते हैं? तो आप बता सकते हो कि सामान्यतः एक मानक फायर पंप हाउस में निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं ये 3 प्रकार के पंप रहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? मुख्य इलेक्ट्रिकल पंप, ठीक है, यानी कि मेन इलेक्ट्रिकल पंप, डीजल इंजन पंप, फिर जॉकी पंप। ठीक है, ये 3 टाइप के मेन फायर पंप रहते हैं। ठीक है, तो मुख्य इलेक्ट्रिकल पंप का क्या काम रहता है? यह एक मुख्य पंप होता है जो बिजली से चलता है और सामान्य स्थिति में पानी का दबाव बनाए रखता है। ठीक है, तो डीजल पंप का क्या काम रहता है? यदि आग लगने पर बिजली
फेल्योर यानी बिजली चली जाए तो ये डीजल पंप चालू किया जाता है और पानी की आपूर्ति किया जाता है। फिर जॉकी पंप का क्या काम रहता है? जॉकी पंप एक छोटा पंप रहता है जिससे पूरा लाइन का सिस्टम का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो जॉकी पंप का कार्य क्या है? पाइपलाइन में मामूली लीकेज या फिर दबाव कम होने पर जॉकी पंप स्वतः चालू हो जाता है और सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। ये ये मुख्य पंप को अनावश्यक रूप से बार बार चालू होने से बचाता है। तो जॉकी पंप का ये यूज है। फिर मेन पंप का क्या है? यानी कि मेन इलेक्ट्रिकल पंप का क्या काम रहता है? ये मुख्य पंप होता है जो बिजली से चलता है। जब भी फायर हाइड्रेंट या स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रेशर निश्चित स्तर के नीचे गिरता है तो यह पंप अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और हाई प्रेशर के साथ पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है। तो डीजल पंप का क्या काम रहता है? ये एक आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। यदि आग लगने के दौरान बिजली चली जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कट करना पड़ा तो उस दौरान ये डीजल इंजन वाला पंप काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल पंप के विकल्प के रूप में बैकअप के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है ताकि बिजली न होने पर फायर सिस्टम बंद ना हो। ठीक है। फिर आपको सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए। यदि आप आईटी में फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फायर रिलेटेड सभी जो सिस्टम है उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें आपको मेन क्या क्या पूछा जा सकता है? क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम क्या रहता है? ठीक है। तो फायर सप्रेशन सिस्टम क्या रहता है? क्लीन क्लीन एजेंट फिर क्लीन एजेंट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? कैसे इसका यूज़ किया जाता है? मेन कंपोनेंट क्या-क्या रहते हैं? ठीक है। फिर आपको एफएम 200 के बारे में पता होना चाहिए, फोम फ्लडिंग के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको फोम ब्लैडर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको कैसा